आज हम बात करेंगे निवेश के दो मौकों की और इन मौकों को चुना है दीनदयाल शर्मा जी ने, जो चेयरमैन और सीईओ हैं रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के। इस समय हमारे साथ हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका। आपने जो दो नाम चुने हैं उनमें एक नाम है इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल्स का और दूसरा नाम है पीटीसी का। तो पहले बात करते हैं इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल्स की। वैसे अपने आप में बहुत छोटी कंपनी है, नजर कैसे पड़ी आपकी? नहीं, देखिए, एक तो कंपनी भले छोटी है साइज में, लेकिन टीवीएस ग्रुप की कंपनी है और साथ में निप्पॉन इलेक्ट्रिकल जो है इनके जॉइंट वेंचर पार्टनर है। निप्पॉन की 20% इसके अंदर स्टेक है और टीवीएस ग्रुप की जो है वो करीब करीब 46% स्टेक है, यानी टोटल प्रोमोटर स्टेक जो है वो करीब 66% की है। तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट को देखते हुए एक तो मेरी नजर पड़ी और दूसरी नजर इसलिए पड़ी कि जिस प्रोडक्ट लाइन में ये एक तरह से ऑटो इंसुलरी में है, लेकिन ऑटो इंसुलरी टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के लिए, जहां मैं समझता हूँ कि डिमांड रेस्ट्रिक्शन जो है वो इतना नहीं होगा और वो आपको इससे अंदाज हो जाएगा कि जो टू व्हीलर के शेयर्स हैं ऑटो में, वहां पर मैं समझता हूँ कि अभी भी काफी अच्छा जो है डिमांड बना हुआ है। तो टू व्हीलर की जो ऑटो इंसुलरी है उन पर भी मैं समझता हूँ कि इम्पैक्ट ज्यादा नहीं आएगा और वहाँ डिमांड बनी रहेगी। जी, तो मोटी बात यही, डिमांड बनी रहने की आशा है और अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है हर तरफ। तो अब तो अनलॉक कह दिया गया, अनलॉक 1। लेकिन अगर इसका शेयर भाव हम देखें तो ऊपर से काफी गिरा है। और अगर मैं इसके चार्ट पे नजर डाल रहा हूं तो लगातार हम ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन से नहीं बल्कि और काफी पहले से ही, साल 2017 से ही इसमें एक लगातार डाउनवर्ड मोमेंटम बना हुआ है। अभी उस चार्ट को देखने से ऐसा नहीं लगता कि उस डाउनवर्ड मोमेंटम से ये नीचे आ गया है। अभी भी इसमें आप वो लोअर हाइज लोअर बॉटम्स का एक पैटर्न ही देख रहे हैं। उस पैटर्न से बाहर अभी ये नहीं निकला है। तो आपको कंफर्ट किस बात से मिल रहा है अभी? देखियो, मुझे कंफर्ट मिल रहा है इसके फंडामेंटल से, क्योंकि इतना गिरने के बाद में आज की तारीख में लास्ट जो भाव 260 रुपीज था उसके ऊपर इस कंपनी का मार्केट कैप है 590 करोड़ का। ठीक है, अब उस 590 करोड़ के सामने कंपनी के पास 200 करोड़ का तो कैश ही पड़ा है और 300 करोड़ की करीब इन्वेस्टमेंट है इसके, यानी 590 करोड़ के सामने 500 करोड़ की तो कैश एसेट्स मिल रही है आपको। तो 90 करोड़ में आपको ऐसा बिजनेस मिल रहा है टीवीएस ग्रुप की कंपनी का, साथ में निप्पॉन जैसे पार्टनर जिसमें साथ में हो उसका, जिसकी की अर्निंग पर शेयर मार्च 19 की अगर आप देखोगे तो करीब 26 रुपए आई थी और 7 रुपए डिविडेंड दिया था इसने। और करंट मतलब मार्च 20 की जो अर्निंग आएगी वो भी मैं समझता हूँ सेम रेंज में आएगी, 26 से 28 रुपए की रेंज में आएगी। और वो अर्निंग आती है तो वहां मैं समझता हूँ 7 रुपए फिर डिविडेंड आपको मिलेगा। तो इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ में जीरो डेट कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, टीवीएस ग्रुप की कंपनी है और इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, फिर अगर आपको इस वैल्यूएशन पे मिलती है तो मेरे ख्याल से बार्गेन है। जी बिल्कुल। लेकिन जो ईपीएस हमने 2019 में देखी, 2020 के फाइनेंशियल ईयर में देखी, 2021 में उस अर्निंग्स को बनाए रख पाना क्या कंपनी के लिए संभव होगा? क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो साल है वो पूरी इकोनॉमी के लिए बहुत खराब रहने वाला है। रिसेशन आने वाला है, 5% से लेकर के 6.25% तक जीडीपी घट जाएगी हमारी, इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। वैसे माहौल में कंपनियों के लिए पुरानी अर्निंग्स बचा करके रख पाना तो बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, देखिए, इसीलिए मैंने कहा आप उस अर्निंग को अगर बचा के रखते तो आपके भाव इतने टूटते ही क्यों? सही है ना? आप सारे कौन से स्टॉक के भाव नहीं टूटे, लेकिन भाव टूटने के बाद ऐसे स्टॉक जिनकी अर्निंग मोमेंटम में ज्यादा डेंट नहीं लगेगा, और जो मैं समझता हूं कि इस केस में नहीं लगेगा क्योंकि मेनली ये टू व्हीलर थ्री व्हीलर को कैटर करती है। तो वहां जब मेन टू व्हीलर थ्री व्हीलर बनाने वाली जो कंपनियां हैं, ओरिजिनल हीरो होंडा हो या बजाज ऑटो, वहां भी बॉटम से काफी रिकवरी हो गई है। तो ये तो ऐसी है कि जहां मैं समझता हूँ कि इसको डेंट और कम लगेगा क्योंकि ये दूसरे भी कुछ और प्रोडक्ट बनाती है, प्लस इसके प्रोडक्ट ज्यादा डिमांड में है और नई कैटेगरी के जो व्हीकल्स है वहां जो है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स ज्यादा लगते हैं। तो मैं, और साथ ही साथ ये अपनी लगातार कॉस्ट कम किए जा रही है। तो यहाँ करंट ईयर में भी यानी FY21 में भी आप देखेंगे अर्निंग में डेंट बहुत कम आएगा और उसको देखते हुए भाव जितना गिर चुका है और साथ ही साथ दूसरे जो मैंने आपको फैक्ट बताए कि मार्केट कैप आपका 590 करोड़ है
और उसमें 500 करोड़ की तो आपके पास लिक्विड एसेट्स वैसे ही है, तो 90 करोड़ में आपको पूरी टीवीएस ग्रुप की कंपनी मिल रही है जिसके इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। तो मैं समझता हूँ यहाँ से नीचे जाने की इसमें जगह बहुत कम है। और टेक्निकल जो आपने पहले डिस्क्लोज किया, मैं समझता हूँ अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो इसने पहले जो बॉटम बनाया था मार्च के अंदर करीब 165-70 के आसपास का, दोबारा बॉटम बनाया है 220-25 के आसपास का, और मेरे ख्याल से तीसरा बॉटम उससे भी ऊपर बन रहा है। तो टेक्निकली भी ये अप साइड में जो है एक तरह से इंक्लाइन हो रहा है, और ब्रेकआउट इसका 300 से ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट हो जाएगा। इसको आपने कितने समय के लिए चुना है? मतलब अगर किसी को पोर्टफोलियो में रखना है तो कब तक के लिए रखना है और लक्ष्य क्या लेकर के चलना है? देखो, ये करंट प्राइस पे जो है दोनों तरीके से ठीक है। शॉर्ट टर्म में जिन लोगों को 50 रुपया कमाना है उनके लिए भी एक आइडियल लेवल पे है। मैं समझता हूँ कि यहाँ से जो है अपसाइड ज्यादा है, डाउन साइड के चांस कम है। और लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फंडामेंटली बहुत साउंड कंपनी है, बहुत क्वालिटी मैनेजमेंट की है, और 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स में आगे जाकर के वापस जो है 21, 21, 22 के अंदर वापस डिमांड बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ गाड़ी इस पटरी की वापस ट्रैक पे आ जाएगी। जो लोग साल से 1.5 साल का व्यू लगते हैं उनके लिए तो मैं समझता हूँ वापस इसका भाव हो सकता है कि 400 रुपए आ जाए, लेकिन फिलहाल भी इसका भाव मैं समझता हूँ कि 300 रुपए तो इमीडिएट, और 350 के आसपास जो है वो 2-3 महीने में हो सकता है। जी, इस शेयर को लेकर के आपका अपना कोई डिस्क्लोजर? जी, इस शेयर में मेरा इन्वेस्टमेंट है। मैंने इसको नीचे में भी लिया है, 225 में भी लिया है, और अभी 250 में भी लिया है। जी, अब दूसरी कंपनी की बात करते हैं, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। और इसके लिए जो आपने अपनी रिपोर्ट बनाई है उसमें एक खास बात है कि कोविड का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। मतलब जो वायरस महामारी के चलते हम सारी अर्थव्यवस्था में ठहराव देख रहे हैं, उस ठहराव का इसके कामकाज पर कोई असर नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था में बिजली की मांग जो है वो जरूर घटी है। तो उसके चलते ठीक है, कंपनी का कामकाज रुका नहीं, लेकिन कंपनी जिस काम में है उस काम में वॉल्यूम तो कम होगा। देखिए, पीटीसी में भी अगेन जो बेसिक थीम है वो अलग है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जो आप कह रहे हो वो बात सही है कि पावर की डिमांड भी अगर इकोनॉमी रुकती है, थमती है शॉर्ट पीरियड के लिए भी, तो पावर की डिमांड में कमी होती है, और वो हुई थी। लेकिन वो आपने लेटेस्ट आंकड़े देखे होंगे तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि वापस मोर देन रेस्टोर हो गई है। तो हो सकता है 2 महीने के लिए पावर की डिमांड थोड़ी कम हो गई हो, लेकिन उससे ट्रेडिंग वॉल्यूम में जो इनका इम्पैक्ट आता है, और उस ट्रेडिंग वॉल्यूम में जो इम्पैक्ट आएगा उससे जो अर्निंग में इम्पैक्ट आएगा वो मामूली होगा। और उस मामूली के सामने ये शेयर भी कहां से गिरा है, 75-80 रुपीज से गिर करके करंट लेवल के आसपास आपको मिल रहा है 32-33 रुपए में। अब इस भाव पे अगर आप फंडामेंटल्स देखेंगे और इसका आउटलुक देखेंगे तो मैं समझता हूँ ये तो माउथ वाटरिंग है। 32-33 रुपए में ये शेयर मैं समझता हूँ कि इस बार भी 4 रुपए से कम डिविडेंड नहीं देगा, और आगे जाकर के और डिविडेंड बढ़ भी सकता है। तो 11-12% की तो डिविडेंड यील्ड हो जाएगी। और बिजनेस ऐसा है जो लगातार स्टेडीली ग्रो हो रहा है। इस कंपनी की कोर अर्निंग जो बेसिक ट्रेडिंग से अर्निंग है वो तो लगातार बढ़ती जा रही है। इसका भी मैं चार्ट देख रहा था, और इसके चार्ट में हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये अपने ऑल टाइम लोज के आसपास ही है। जो पिछले कई सालों का इसका, अगर हम एक दशक का चार्ट देख लें, महीने, मैंने मंथली चार्ट अभी इसका खोला है, और उस चार्ट पर मुझे ये दिख रहा है कि जो पिछले एक दशक में इसने बार बार जो अपने लोज बनाए हैं उन लोज के आसपास है। आप इसमें टेक्निकल ट्रेड करना चाहेंगे या आप चाहेंगे कि इसको भी अपने पोर्टफोलियो में रखा जाए और कई सालों तक आगे इसमें अपना निवेश बनाए रखा जाए? देखिए जी, ये शेयर तो पोर्टफोलियो शेयर है, ये ट्रेडिंग का शेयर नहीं है, बिल्कुल भी ट्रेडिंग का नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग वाला इसमें बोर हो जाएगा। ये बढ़ेगा तो भी धीरे धीरे बढ़ेगा, एक एक दो रुपया करता हुआ हो सकता है अगले 6 महीने में जो है ये 50% रिटर्न दे, या अगले 1 साल में 100% भी रिटर्न दे सकता है। इतना पोटेंशियल है इसमें। और उसके कारण मैं बताता हूँ। कारण ये है, एक तो करंट प्राइस इसकी जो 32-33 रुपया है, जबकि इसकी बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेटेड बुक वैल्यू अगर आप देखने जाएंगे तो 120 रुपए से ऊपर है। डिविडेंड 4 रुपए है। कंसोलिडेटेड अर्निंग जो है वो 10 रुपए से ऊपर है। और जैसा मैंने बताया, बिजनेस मॉडल ऐसा है जहां की एक तो लॉस की कोई गुंजाइश नहीं है। अर्निंग में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है वॉल्यूम के साथ साथ में, लेकिन साथ ही साथ ये कंपनी जो अभी तक लॉन्ग और मीडियम टर्म के पावर के ट्रेडिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स
एग्जीक्यूट करती थी और उससे पैसा कमाती थी। अब रिसेंटली इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने भी अप्लाई किया है, जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है उसकी तरह ये भी शॉर्ट टर्म पावर ट्रेडिंग में भी जाना चाहते हैं, और इसलिए इन्होंने एक पावर एक्सचेंज बनाने के लिए अप्लाई किया है, और ये बीएससी के साथ में मिलकर के इस पावर एक्सचेंज को चलाएंगे। यानी कि जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज काम कर रहा है वो काम भी ये करेंगे। एक तो ये पहली बात, यानी कि उसके बाद में ये एक कंप्रेहेंसिव पावर ट्रेडिंग कंपनी हो जाएगी। आज की तारीख में ये शॉर्ट टर्म ट्रेड जो है वो पावर के अंदर नहीं करती। दूसरी बात, इस कंपनी ने पास्ट में गलतियां ये की थी, मैंने अपने नोट में भी लिखा है, आपने पढ़ा होगा कि पास्ट में ये जो फ्री कैश फ्लो आता था, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है जहां लगातार फ्री कैश फ्लो जनरेट होते रहते हैं, आपको कहीं खर्चा करने की, कैपेक्स करने की जरूरत नहीं है। तो वो फ्री कैश फ्लो इस कंपनी ने अपने दूसरे बिजनेसेस में लगा दिए। एक तो कई पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट्स थे उनके अंदर स्टेक ले लिए, दूसरा 2 सब्सिडरीज बना दी, एक रिन्यूएबल के लिए पावर पीटीसी एनर्जी बना दी, एक रिन्यूएबल को फंडिंग करने के लिए पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज बना दी। और इन सब के कारण जो फंड का मिस एलोकेशन हुआ उससे रिटर्न रेशियोज आपके पुअर हो गए, और आपका जो एक फ्री कैश फ्लो जनरेट करने का जो एक बिजनेस था उसको आपने कैश जो है वो बर्निंग बिजनेस बना दिया। उसके कारण इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट चला गया और इन्वेस्टर्स ने डिस्काउंटिंग बहुत कम कर दी, और इसलिए ये आज आपको 3-4 के पी पे मिल रही कंपनी। लेकिन अब करंट ईयर में कंपनी ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि वो सारी नॉन कोर एसेट से निकल जाएंगे, और जो एस्टिमेट आए हैं वो ये है कि कंपनी अगर अपनी ये सब्सिडरीज दोनों बेच देती है और बाकी जो पावर के स्टेक्स है उनको बेच देती है, तो करीब करीब 2000 करोड़ रुपया इनको मिलेगा। अब ये 2000 करोड़ रुपया इस कंपनी के लिए क्या वैल्यू रखता है वो आप इससे समझिए कि कंपनी का मार्केट कैप आज की तारीख में 990 करोड़ है। अब 990 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी को अगर 2000 करोड़ रुपया इससे जनरेट कर लेती है, वो अगले 1 साल में भी कर लेती है, और उसके बाद में बिजनेस मॉडल ऐसा है कि आगे कोई बड़ा पैसा इनको कहीं नहीं लगाना है, कंटिन्यूअसली एग्जिस्टिंग बिजनेस से भी फ्री कैश फ्लो बहुत जबरदस्त होगा। साथ ही साथ आप जो पावर एक्सचेंज लगाएंगे वो चालू होगा तो फ्री कैश फ्लो और ज्यादा होगा। और अगर ये जो पैसा आता है तो आज के मार्केट कैप से डबल पैसा जो आ रहा है, ये अगर चूंकि आपको इन्वेस्टमेंट का और कोई प्लान नहीं है तो आप इसको अगर डिविडेंड करके बांटोगे शेयर होल्डर्स को तो जबरदस्त वन टाइम डिविडेंड भी मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ जबरदस्त जो वन टाइम डिविडेंड है वो, प्लस इस साल का डिविडेंड आपको मार्च 20 का आना बाकी है वो 4 रुपया, प्लस मार्च 21 का डिविडेंड आना है वो, अगर कुमुलेटिव में अगर 15 महीने का पिक्चर लू ना, तो आप जितना पैसा अभी लगा रहे हो ना इस शेयर में, उसका आधा पैसा तो आपको शायद वापस आ जाएगा, और बाकी के आधे पैसे पे आपको परपेचुअल बेसिस पे सालों तक 20% की यील्ड मिलती रहेगी बचे हुए पैसे पे, अगर मैं रिटर्न मानूं डिविडेंड यील्ड का इसका। तो इसलिए मैं तो इसको ऐसा समझता हूं कि जो लोग इवन बच्चों के लिए कोई एफडी करा रखी है आपने, या बुजुर्ग माँ बाप के लिए एफडी करा रखी है रिटर्न के लिए, वहां रिटर्न शायद 5%, 5.5% आएगा। यहाँ पर आपको इमीडिएट जो रिटर्न है ना अगले 15 महीने में, वो आपको आधी कैपिटल वापस दे देगा, और उसके बाद बची हुई कैपिटल पे आपको परपेचुअल जबरदस्त रिटर्न मिलते रहेंगे। क्या 1 साल का कोई टारगेट पूछें या सीधे 3 साल और 5 साल के टारगेट पूछें आपसे? मेरे ख्याल से 2 साल का टारगेट पूछना चाहिए आपको, क्योंकि ये जो मैंने कहा ना कि इन्होंने कहा है कि नॉन कोर एसेट्स ये बेचेंगे, नेचुरली बेचने में टाइम लगता है, मार्केट कंड्यूसिव होगा उस समय बेचेंगे, क्योंकि इनको कोई डेस्परेट सेल तो करना नहीं है, इनको कोई पैसे की रिक्वायरमेंट तो है नहीं कि मैं डेस्परेट सेल करके पैसा रेज करूं, पैसा तो इनके पास आएगा, वो भी इनके पास सरप्लस होगा और इनको शायद बांटना पड़ेगा, तो ये आराम से बेचेंगे। तो मैं समझता हूँ 1 से 1.5 साल में ये एसेट्स बेच पाएंगे। तो अपन 2 साल का अगर व्यू रखें तो जैसा मैंने कहा 2 साल में आपको प्रेजेंट जितना आप इन्वेस्ट करते हो उसका करीब करीब आधा पैसा तो वापस डिविडेंड के रूप में मिल जाएगा, और फिर बचे हुए पैसे पे जो डिविडेंड यील्ड आएगी आपको, क्योंकि ये 4 रुपए से कम तो डिविडेंड फ्यूचर में भी नहीं आना है, हो सकता है फिर 5 हो जाए, 6 हो जाए, तो जबरदस्त आपको डिविडेंड यील्ड लंबे समय तक आती रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बेहतरीन स्टॉक हो सकता है ऐसे लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म में अपने पैसे पे अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं यील्ड के रूप में। जी शर्मा जी, इस शेयर के बारे में कोई डिस्क्लोजर आपका? जी हाँ, पीटीसी मेरे कोर पोर्टफोलियो में है और काफी समय से है। फॉर्चुनेटली कहो या अनफॉर्चुनेटली कहो, मैंने ऊपर में भी लिए हुए हैं और नीचे में भी लिए हुए हैं। मैंने 70 रुपए में भी ये शेयर लिया हुआ है और 32 रुपए में भी लिया। जी
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इन दोनों शेयरों के बारे में, इंडियन निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स और पीटीसी के बारे में हमारे दर्शकों को ये सब कुछ समझाने के लिए। और आशा करते हैं कि दर्शकों के लिए ये अवसर जो हैं वो सफल रहेंगे और मुनाफेदार रहेंगे। लेकिन सभी दर्शकों के लिए भी ये गुजारिश है कि वो कहीं भी कोई निवेश करते समय पहले अपनी खोजबीन भी जरूर करें, खुद अपनी तरफ से भी आश्वस्त हो जाएं, अपना रिसर्च मुकम्मल करने के बाद ही कोई फैसला किसी भी शेयर में निवेश का लेना चाहिए। शर्मा जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।